नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीके बाई विनोद सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, जो एनसीईआरटी की हमारी मुहिम चली हुई थी, उस मुहिम में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। और जो 6 क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक जो एनसीईआरटी का जो कोर्स पूरा कराने की जो हमारी मुहिम है, उसमें 6 क्लास के हम 5 चैप्टर आपको पेश कर चुके हैं। तो 5 चैप्टर के बाद आज अगले चैप्टर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरी ईमानदारी से देखें। और निश्चित रूप से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 95% प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में राजस्थान से संबंधित सारे प्रश्न इन्हीं एनसीईआरटी की पुस्तकों से पूछे जाते हैं। इसलिए बड़े धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक आप पूरे वीडियो को देखें, जो आपके जीवन में एक नई उमंग और एक नई पोस्ट दिलाने का काम करेंगे। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है भौतिक भागों में। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, तो 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। 4 भौतिक भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है पश्चिमी रेतीला प्रदेश, और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा है मैदानी प्रदेश, और चौथा है हाड़ौती प्रदेश। कौन सा? हाड़ौती। तो इस तरह से क्या है, हाड़ौती प्रदेश बांटा गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल के अंतर्गत कितने ज़िले शामिल हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे इस तरह से क्या है, अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान में जैसे जा रही है, ये जो शुरू होती है, ये होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो इसका जो ये बेल्ट है, पश्चिमी जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट जो है, इसमें कुल 13 ज़िले आते हैं। कितने आते हैं इस बेल्ट में? 13 ज़िले आते हैं। 13 ज़िलों में से एक ज़िला जो सिरोही है, वो मरुस्थल का भाग नहीं है, इसलिए 12 ज़िले पश्चिमी रेगिस्तान के हिस्से में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3। तो निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे, 12 ज़िले हैं जो मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, राजस्थान के कौन से भौतिक भाग में लावा निर्मित मध्यकाली मिट्टी पाई जाती है। तो वह है हाड़ौती का पठार, जो कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है चौथा, उड़िया एवं आबू का पठार किस जिले में स्थित है। तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो सिरोही में स्थित है, आपको पता होगा। तो आबू और ये दोनों कहाँ हो जाएंगे फिर? सिरोही में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। तो 5 प्रकार की जलवायु जहाँ पाई जाती हैं, वो है एकमात्र राजस्थान। तो यहाँ पाई जाती हैं शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। समझ गए होंगे आप। तो शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उप उपाद्र उपाद्र आर्द्र और अति आर्द्र, इस तरह से पाई जाती हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है थार का मरुस्थल जो कुल क्षेत्रफल का? 61%। कितना है? 61%। मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, जो स्तूप, जहाँ स्तूप पाए जाते हैं, जिस मरुस्थल में स्तूप पाए जाते हैं, उसका प्रतिशत है 58.5। ये भी इसमें मेंशन किया गया है। और जो स्तूप विहीन है, वो है 41.5। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रतिशत में आता है ये इसका 100% में से 58.5% पर तो स्तूप पाए जाते हैं, यानी रेत के टीले या टीवे पाए जाते हैं। 41.5% भूभाग पर रेत के टीले टीवे नहीं पाए जाते। तो स्तूप विहीन क्षेत्र हों। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। शुष्क व अर्ध शुष्क पाई जाती है पश्चिम में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र है,
वो दो पार्टों में बांटा गया है, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये पश्चिम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भौरहाट का पठार किन जिलों के अंतर्गत आता है। तो जो भौरहाट का पठार है, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि कुंभलगढ़ से लेकर के और गोगुंदा के बीच में ये फैला हुआ है। तो कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में और गोगुंदा आता है उदयपुर में। तो ये उदयपुर और राजसमंद में हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न कई बार इसलिए पेपर में आता है कि एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा हुआ है, कई बार आया प्रश्न पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में भारतीय महामरुस्थल का विस्तार नहीं है। तो हाँ और ना को बहुत विशेष से पढ़ लेना है और एग्जाम के दौरान पेपर में और इस तरह का ही उसे क्या है अंडरलाइन कर लेना है, वो हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और अजमेर। तो आपको पता होगा जो अजमेर है, अजमेर में महामरुस्थल का भाग नहीं है। अगला देखिए, अगला है 10वां क्वेश्चन, जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 10 है, आंसर हो जाएगा उप आर्द्र जलवायु। देखिए ये प्रश्न जो रीट की जो परीक्षा हुई थी, जो 23 जुलाई को जो परीक्षा हुई थी, उस 23 जुलाई की परीक्षा में एक प्रश्न सही मिलान वाला पूछा गया था। तो निश्चित रूप से अगर आपका ये भी ऑप्शन ठीक था तब भी आप बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे थे। तो इसके बारे में विवेचना मैंने एक वीडियो डाल रखा है राजस्थान के भौतिक विभाग के संबंध में, तो उसमें बहुत अच्छा इसको समझाया गया है बाई ट्रिक के। तो उपाद्र जलवायु है वो जयपुर वाला क्षेत्र है और जयपुर उसमें ऑप्शन में था भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी गर्म हवाएं कहलाती हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे, लू कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है वो होती है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसून है उनसे, क्योंकि आपको पता होगा अरावली का विस्तार इस तरह से है और अरावली का जो विस्तार है और इधर इधर साइड में पड़ता है महासागर यानी अरब सागर, अरब सागर पड़ता है और अरब सागर जो है इसके पैरेलल है, इसे कह सकते हैं समानांतर। तो जो ये है क्या नाम है, ये मानसून है वो इस तरह से इसके सहारे सहारे होकर के गुजर जाते हैं, तो इधर से बरसात नहीं होती है। तो जो बंगाल की खाड़ी वो इधर पड़ती है, देखिए इधर। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आते हैं तो वो सीधे ही क्या है इससे टकराएंगे। किससे टकराएंगे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता ही देता हूँ। तो वो इस तरह से टकराते हैं, तो जैसे इस तरह से चलेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो वो क्या है इस अरावली पर्वतमाला से टकराते हैं और टकराने के बाद क्या है ये बरसात कर देते हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे। और देखिए आगे, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाई माधोपुर से उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए ये भी था ऑप्शन में जो आया था। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु तो नहीं हो सकती, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो प्रश्न नंबर है 13, 13वां है। और निश्चित रूप से यहाँ पे क्या है आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। कैसी है आर्द्र जलवायु है, तो मैंने बताया था शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु, उपाद्र और अति आर्द्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस मरुस्थल में अन्य की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 100% ये बात कर रहा है थार के मरुस्थल की। समझ गए ना, विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वो कई प्रकार से पूछा जा सकता है वो प्रश्न। बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जिले किस प्रकार की जलवायु में आते हैं। तो अब आपको पता लगा होगा बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी जो हैं ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं अति आर्द्र में। किस में आते हैं अति आर्द्र में। बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी जो झालावाड़ है यहाँ अत्यधिक बरसात भी होती है और ये अति आर्द्र क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़। अब आप आगे देखिए अगला क्वेश्चन 16वां,
देखिए राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है। राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब रहती है? तो वो रहती है मार्च से जून तक। जो ग्रीष्म ऋतु है यानी जो गर्मी की ऋतु है, अब आपको पता लग गया होगा, गर्मी मार्च के महीने में और जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किस भौतिक भाग का दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो किस भाग में दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो वो है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है। और अगला क्वेश्चन देखिए, और जिला पूछते हैं तो जैसलमेर। अब देखिए अरावली पर्वत किस दिशा की ओर फैली हुई है? जो अरावली पर्वतमाला है, मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे मान लीजिए ये इस तरह से, इस तरह से, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये है दक्षिण। तो मैंने बताया था आपको इस तरह से, इस तरह से क्या है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो आप लोगों को पता लगा होगा ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर बह रही है और इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जो केवल 550 किलोमीटर राजस्थान में है। कुल अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। 550 किलोमीटर जो है वो 692 का 80% है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। और ये प्रश्न डिक्टो रीट 2023 की परीक्षा, जो 22 की परीक्षा हुई थी, उसमें सीधा आया था ये प्रश्न। जिन लोगों ने दिया है पेपर उन लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान। तो ठंडा स्थान, अगर स्थान की बात कर रहे हैं तो माउंट आबू, और ज़िले की बात करते हैं आर्द्र के लिए तो हो जाता झालावाड़। अब देखिए मैसा का पठार किस ज़िले में स्थित है? तो आपको पता होगा ये प्रश्न आता है, किस प्रकार आता है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर बना हुआ है? तो मैसा के पठार पर। तो 100% आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा उत्तर। इसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन, चंबल नदी के आसपास, चंबल नदी के आसपास कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र नाली अपरदन के कारण उबड़ खाबड़ है? तो वो कहाँ से कहाँ तक है? ये कोटा से लेकर के और धौलपुर तक। कहाँ से लेकर के? कोटा से लेकर के और धौलपुर तक क्या है, ये उबड़ खाबड़ है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, 22वां, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए इस तरह देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पड़ता है गुजरात। तो यहाँ पे एक स्थान है खेड ब्रह्मा, और खेड ब्रह्मा से और ये दिल्ली तक, यहाँ तक जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, इसका फैलाव है। तो ये खेड ब्रह्मा से स्टार्ट होकर के और दिल्ली तक जाती है। तो ये लिखा हुआ है खेड ब्रह्मा से रायसीना की दिल्ली तक। देखिए अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अभी मैंने बताया आपको, झालावाड़ में। क्लियर है? राजस्थान के झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। हालांकि दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में होती है, और ये किताब थोड़ा पहले छपी थी, इसलिए 56 गांव के समूह और 56 नदी नालों का से निर्मित जो मैदानी भाग है, वो 56 का जो माही का मैदान है वो कहलाता है। तो ये पाया जाता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ध्यान रखें, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। आपसे पूछें कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में। क्लियर है? अगला देखिए, अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो जो अरावली पर्वतमाला मैंने अभी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का उत्तर, तो 692 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है, जो कुल का 80% है। क्लियर है ना? अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26, यानी लसाड़िया पठार किस जिले में है? जो लसाड़िया का पठार है वो देखिए उदयपुर और प्रतापगढ़ में। लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर और प्रतापगढ़ में विकसित है। कहाँ पर है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में। आगे देखिए, उपरमाल का पठार किस जिले में है? अब देखिए उपरमाल या उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब कैसे हुई थी? तो ये कहाँ है? तो निश्चित रूप से आपको पता लगा होगा कि ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में है।
कहाँ पर है, उपरमाल जो है, और उपरमाल जो पठार है ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है उपरमाल। ठीक है, 27 हो गया। तो अब देखेंगे 28। 28 देख लीजिए, अरावली पर्वत के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन देखिए, अरावली का क्षेत्रफल जो है वो 9% है। भाई जो अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9% में, बिल्कुल ठीक है। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जीवन रेखा, यानी ये राजस्थान में जल वर्षा कराने में सहायक है, इसलिए राजस्थान की जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला है और भारत की जल विभाजक रेखा है विंध्याचल पर्वतमाला। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसे ही संतों का शिखर कहा जाता है। तो इसके सारे ऑप्शन ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। देखिए ये प्रश्न 2018 में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें सीधा फाइट हुआ था। तो उत्खात या डांग बनाने वाली एकमात्र नदी तो वो है चंबल नदी। कौन सी है, चंबल। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 30, राजस्थान में सबसे कम वर्षा। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। कहाँ होती है, जैसलमेर में। अगला देखिए, राजस्थान में वर्षा वर्षा किस दिशा की ओर लगातार कम होती है। देखिए अगर कम होने की बात कर रहा है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका मैपिंग कर देता हूँ, हल्का सा देखना। ये देखिए, ये राजस्थान है। अब अगर इसमें हम देखेंगे तो इधर पड़ता है वो हाड़ौती क्षेत्र, झालावाड़ और बांसवाड़ा। समझ गए इस बात को। तो इधर क्या है, यहाँ पे इस साइड में होती है सबसे ज़्यादा बरसात। इसके बाद में ये मैदानी प्रदेश हैं और थोड़ा धीरे हो जाती है मैदानी प्रदेश में बरसात। और अरावली में जो पर्वतमाला है यहाँ जाते जाते क्या है, बरसात धीरे हो जाती है और इसके बाद में फिर बिल्कुल कम होती चली जाती है बरसात। तो कुल मिलाकर के अब ये किस तरह से है, तो अब आपको पता लगा होगा 31 में क्या हो सकता है। 31 में हो जाएगा, देखिए दक्षिण पूरब से, यानी ये तो दक्षिण हो गया इधर वाला, और इधर हो गया पूरब। तो दक्षिण पूरब से और उत्तर पूरब की ओर। तो उत्तर इधर है, हाँ तो एक सेकंड देखिए, ये वाला दक्षिण पूरब से और उत्तर पश्चिम की ओर। तो इधर क्या है, इसका भाव जो बरसात है वो कम होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस ऋतु में मावट वर्षा होती है। तो ये होती है शीत ऋतु में। तो इसके लिए आगे भी फैक्ट आएगा, मैं समझा दूंगा एक दो फैक्टों को और उसके साथ में। देखिए मावट वर्षा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो है गेहूं की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवातों का निर्माण कहाँ से होता है। तो वो होता है भूमध्य सागर से। कहाँ से होता है, भूमध्य सागर से। तो पेपर में प्रश्न आता है, चारों पांचों प्रश्नों का मतलब एक ही है, यानी पश्चिमी विक्षोभ कहे, भूमध्य सागरीय चक्रवात कहे या शीतकाल में होने वाली वर्षा, सबका बाप एक, मावठ। क्या होगा, मावठ। तो मावठ है जो, वो शीतकाल में होने वाली वर्षा है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा है और पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए जो राजस्थान का जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, देखिए अगर मैं बात कर लेता हूँ, इधर मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है ये, और इसके बाद में थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र है। अब जरा देखना, इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया गया है। ये तो है शुष्क मरुस्थल, शुष्क, और जो ये है अर्धशुष्क मरुस्थल। तो मैं इसे देखो 4 पार्टों में आपको दिखा देता हूँ बांट के एक बार। देखिए एक वाला पार्ट ये हो गया, दूसरा वाला पार्ट ये हो गया, एक सेकेंड, दूसरा वाला पार्ट ये हो गया और तीसरा वाला पार्ट ये हो गया, ये हो गया। देखिए एक सेकेंड है ना, जस्ट मिनट है ना। हाँ देखिए, ये देखिए अब ये पार्ट हो गए 1 2 3 और 4। जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो कहलाता है घग्गर बेसिन।
क्या कहलाता है, घग्गर नदी का बेसिन। और ये कहलाता है शेखावाटी क्षेत्र, और जो ये वाला क्षेत्र है और ये कहलाता है लूनी बेसिन, और जो बीच वाला है ये कहलाता है नागौर बेसिन। तो कुल मिलाकर के दो आते हैं क्षेत्र और दो आते हैं नदी बेसिन, यानी लूनी और घग्गर दो बेसिन आते हैं, शामिल होते हैं, और एक शेखावाटी उच्च भूमि आती है और एक आता है नागौरी उच्च भूमि। तो कुल मिलाकर के दो प्रदेश और दो नदियाँ इस भाग को बांटती हैं। तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला चैप्टर है 7th चैप्टर, जल संसाधन एवं संरक्षण। तो निश्चित रूप से काफ़ी प्रश्न यहाँ से भी आते हैं पेपर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो निश्चित रूप से आपके सिलेबस में अफवाह तंत्र है। तो अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो अफवाह तंत्र को बांटा गया 3 भागों में। तो 3 भाग किस प्रकार से हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, और एक है आंतरिक प्रवाह। और आपको पता होगा 60.2%, ठीक है, 60.2% सबसे बड़ा जो प्रवाह है वो आंतरिक प्रवाह है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी किस अफवाह तंत्र के भाग हैं। तो निश्चित रूप से अगर चंबल की बात कर रहा है, चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इसके बाद में जो गंगा नदी है वो अपना जल विसर्जन करती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये निश्चित रूप से बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम जानो पाओ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। तो ठीक है, जानको पाओ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश, तो चंबल हो जाएगा। तो चंबल है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन चंबल है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए एकमात्र कह रहा तो एक ही दे रखा है तो चंबल हो जाएगा, और इसमें माही भी दिया हुआ था तो चंबल और माही दोनों हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं को आपको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है, सही सुमेलित नहीं है। अनासागर झील अजमेर में है, बिल्कुल ठीक है। नक्की झील सिरोही में है। गैब सागर डूंगरपुर में है। तो ये सिलीसेट झील है ना, ये भरतपुर में नहीं है, पर कहाँ है ये, अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में, ध्यान रखना, अलवर में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। फिर नहीं है, बनास, काली सिंध, पार्वती और कांतली। तो आपको पता होगा कि जो कांतली नदी है ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो ये तो चंबल की सहायक नदी हो नहीं सकती। तो निश्चित रूप से इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7वां। ये कह रहा है कि किस नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद। तो राजसमंद है खमनौर की पहाड़, जो खमनौर नामक स्थान है राजसमंद में आता है, और यहाँ से निकलती है बनास नदी। कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। अब आगे देखिए इसके बारे में अन्य फैक्ट दे रखे हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। कौन सी नदी है, बनास नदी है, और इसकी लंबाई इस किताब में दिखा रखी है 480 किलोमीटर, जो NCERT की पुस्तक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाई माधोपुर में रामेश्वर, जो रामेश्वरम शब्द है ये, के निकट चंबल में कौन सी नदी मिलती है। तो देखिए चंबल में एक नदी नहीं मिलती, 2 नदियाँ मिलती है रामेश्वरम में। तो एक देखिए, जैसे मान लीजिए ये चंबल है इस तरह से, और एक इधर से तरफ से आ रही है एक नदी जिसका नाम है बनास, और ऊपर से एक नदी और आती है सीप, या इसे सीपी बोलते हैं। तो इस स्थान पर तीनों नदियों का एक संगम है, और इसके बाद में ये नदी आगे बढ़ जाती है। तो ये संगम है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास और सीपी का। तो आप समझ पाए होंगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, बनास, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां। किस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का कार्य करता है। तो नमभूमि की बात कर रहा है तो हो जाएगा बाणगंगा। क्या हो जाएगा, बाणगंगा। और बाणगंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा, और ये बैराट की पहाड़ी से निकलती है, और इसी नदी के किनारे बैराट की सभ्यता विकसित हुई है। तो आप लोग देखना कि जो भरतपुर में जो जल महल हैं, उनकी जो खाइयाँ हैं, उनको पानी कहाँ से दिया जाता है। तो सुजान गंगा
नहर के माध्यम से अजान बांध से दिया जाता है। और अजान बांध में जब पानी कम पड़ जाता है तो अजान बांध को पानी कहाँ से भेजा जाता है? पांचना बांध से। कहाँ से भेजा जाता है? पांचना बांध से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती? तो बिल्कुल ठीक बात है कि चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है। तो प्रश्न नंबर 11वां है, आपको पता लगा होगा। तो ये झालावाड़ और बारां में नहीं बहती है। झालावाड़ और बारां में नहीं बहती है। बाकी चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, इन सब में बहती है। तो करौली में ये डांग बनाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए करौली को तो डांग की रानी बोलते हैं। सवाई माधोपुर, रामेश्वरम, मैंने अभी बात की आपसे। कोटा में इस पर बांध बना हुआ है, कोटा बैराज और जवाहर सागर। और बूंदी का शहर केसरव पाटन इसी पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ में होकर बहती है। और धौलपुर में आने के बाद में ये मुरादाबाद के निकट यूपी में और ये यमुना में मिल जाती है। तो ये सारे इससे संबंधित हैं और इसमें ये चित्र के माध्यम से दिखा रखा है, आप इसे चेक कर लेना आराम से। बनास नदी अफवा तंत्र के अंतर्गत शामिल जिला नहीं है। तो बनास नदी का जो जिला नहीं है, अर्थात बनास नदी कौन से जिले में नहीं बहती है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर है 12। देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये ट्रिक है आरबीसी एटीएम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? R4 है राजसमंद, B4 है भीलवाड़ा, C4 है चित्तौड़गढ़, A4 है अजमेर, T4 है टोंक और M4 है माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर। निश्चित रूप से अब आप अनुमान लगाओ। तो राजसमंद और भीलवाड़ा दे रखे हैं इसमें, चित्तौड़गढ़ और अजमेर दे रखे हैं, टोंक और सवाई माधोपुर दे रखे हैं। तो दे क्या नहीं रखा है? करौली और धौलपुर। क्योंकि करौली, धौलपुर और करौली से पूर्वी सवाई माधोपुर में, और ये नदी चंबल में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, लूनी नदी कौन सी नदी? जो लूनी नदी है, लूनी नदी कौन से ज़िले में नहीं बहती, फिर नहीं बहती? तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान रखें। ट्रिक है अपना बजाज। अपना बजाज। A4 अजमेर, P4 पाली, N4 नागौर, B4 बाड़मेर, J4 जोधपुर और J4 जालौर। तो इसमें जैसलमेर नहीं जाती है, ध्यान रखना। तो अब इसमें से आप अनुमान लगाएंगे तो बाड़मेर और नागौर दोनों ऑप्शन में है, पाली और बाड़मेर ये भी है, जोधपुर और जालौर ये भी है। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? सिरोही। और सिरोही इस ट्रक में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सिर्फ 6 जिलों में बहती है ये। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से हमारा भी हौसला बढ़ेगा। कुछ लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, अन्य लोगों को इसका लाभ मिलेगा, है ना। कंजूसी ना बरतें प्लीज़। तो ये इसका क्या है, मैपिंग करके दिखा रखा है। जो ये नदी आ रही है इस तरह से, आप भी इसको मैपिंग में देख सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रही है ये नदी। तो इस तरह से ये नदी इधर से आ रही है, देखिए इधर से निकलने के बाद में, और ये इस तरह से ये चली जाती है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। और निकलने के बाद में ये यहाँ होते हुए और इसमें बहती हुई आ जाती है जालौर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए। अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट, अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट दो धाराओं से मिलने से लूनी का उद्गम होता है। तो कौन सी वो दो नदियां हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न मैंने उसमें भी समझाया है आपको, अपवा तंत्र प्रणाली में। सागरमती और सरस्वती, सागरमती और सरस्वती दो नाले हैं ये। और ये जैसे इस तरह से और ये मिलने के बाद में फिर ये लूनी के नाम से बहती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। अब देखिए अगला, घर की छत पर गिरे वर्षा जल को कुएं में एकत्रित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रूफ टॉप जल संचयन। रूफ टॉप जल संचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। टोंक और सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो टोंक और सवाई माधोपुर की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा बनास। क्योंकि टोंक में और इसी नदी पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना बनी हुई है। और सवाई माधोपुर का जिक्र मैंने अभी किया है कि रामेश्वरम नामक स्थान पर यह चंबल में विलीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो जो बनास की सहायक नदी नहीं है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, और 17वें क्वेश्चन में हम देखते हैं तो बनास की जो सहायक नदी नहीं है वो देख लेते हैं। तो खारी, बांडी, बेडच, मेनाल और कोठारी। तो ये क्या है, इसकी बांडी जो नदी है ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो निश्चित रूप से देखिए लूनी की सहायक नदी नहीं है तो इसकी भी एक ट्रिक है, जो जवा, सासू, मिली, खास। खास और भी कई ट्रिक हैं इसकी, मेरे पास कई ट्रिक हैं, आप कमेंट करके मुझे ट्रिक पूछ सकते हैं। तो इनकी जो फॉर जोजड़ी है ना, जो जवा, तो जवा से जवाई, से सु, जय जवा, सासू, सा फोर सागी, सू फोर सूकड़ी, मी फोर मीठड़ी, ली फोर लीलड़ी और खा फोर खारी। तो निश्चित रूप से ये जो नदियां हैं ये इसकी हो जाएंगी। तो ये हैं जोजरी और बांडी, जवाई और मीठड़ी, खारी और सूकड़ी, सागी और गुहिया, कांतली और मैनाल। तो कांतली और मैनाल इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, और गुहिया 100% इसकी सहायक नदी है लूनी की, 100% पेपर में ये पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या नाम दिया था? तो इनको कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। तो निश्चित रूप से मुझे बताएंगे आप, जो बहुउद्देश्य परियोजना है उनको क्या नाम दिया है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि भविष्य में आपको भी याद रहे। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो हो जाएगा जैसमंद झील। और जैसमंद झील कहाँ पर है आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये जैसमंद झील आप देख लेना, ठीक है। जैसमंद झील है उदयपुर में। देखिए, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो जो माही बजाज सागर बांध है और वो है बौरखेड़ा बांसवाड़ा में, बौरखेड़ा बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंदा और नदी किस अपवाह तंत्र के भाग हैं? तो ये निश्चित रूप से आंतरिक प्रवाह तंत्र है। ये सारी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की हैं। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी सहायक नदी है, और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है, और कांकने नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उपनाम अर्जुन की गंगा है? तो बाणगंगा नदी है, इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। और ये नदी आपातकाल के दौरान अज्ञातवास जब गुजार रहे थे तो उस समय अर्जुन ने यहाँ पे तीर मारा था और पानी निकाला था। निश्चित रूप से और जो बाणगंगा नदी है ये कहाँ से निकली हुई है? बैराट की पहाड़ी से, और इसी नदी के किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है वो है चंबल नदी, क्योंकि चंबल परियोजना है और चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से निकलती है, तो आपको पता लग गया होगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना वेरी मोस्ट, तो यह है माही बजाज सागर परियोजना। और ये भी मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिला देता हूँ, इनका 50-50 की भागीदारी है परियोजना को चलाने में, लेकिन 100% बिजली का उपभोग राजस्थान करता है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, जो ये नर्मदा नहर परियोजना इस तरह से ये जा रही है, गुजरात तक जाएगी ये, तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो कुल मिलाकर इन चारों राज्यों की ये क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना? तो नहीं बना हुआ है वो देखना है आपको। तो देखिए ये क्या है, एमपी मऊ मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में इस तरह से ये क्या है, राजस्थान में, ये जो चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है,
और उसी से पूर्व मंदसौर नामक स्थान पर इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है और कोटा में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ। तो इसमें जो कादरी पिकअप बांध है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसका नाम ही नहीं लिया। गांधी सागर बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बना हुआ है, जवाहर सागर और कोटा बैराज सब बन रहे हैं, लेकिन कादरी पिकअप बांध इसका उत्तर इस पर नहीं बना। ठीक है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है। तो और ये चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही सम्मिलित नहीं है। जो सही सम्मिलित नहीं है उसके बारे में देखिए। कादरी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, चलो ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, ये भी ठीक है। जवाहर सागर बांध बारा और कोटा बैराज कोटा। तो मैं अभी बता के हटाऊँ आपको कि जवाहर सागर बांध कोटा में, ना कि बारा में। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर बना बीसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? तो यह है टोंक, और टोंक में भी एक स्थान है निवाई। निवाई टोंक में ये बीसलपुर बांध परियोजना बनी हुई है और इससे अजमेर, जयपुर और टोंक इन 3 जिलों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा रहा है। कई बार पेपर में आता है कि कौन सा जिला है जो इससे लाभान्वित नहीं है, तो ये 3 जिले हैं जो इससे क्या है, पेयजल सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी का जल कहाँ तक मीठा रहता है? तो ये रहता है बालोतरा, बालोतरा तक मीठा रहता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, ये खारा हो जाता है, रेगिस्तान में मिलने के बाद खारा हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहंदी झील अमरेरू में से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपको पता लगा होगा ये माही नदी की बात कर रहा है। और इधर क्या है, मेहंदी झील है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बड़ा करके इसको। अब देखिए आप इसको, ये क्या है, मेहंदी झील है। और इस मेहंदी झील से ये निकलने के बाद में बांसवाड़ा में एक स्थान है खादू, खादू के निकट ये प्रवेश करती है। और यहाँ पे बेनेश्वर धाम एक स्थान है डूंगरपुर में, और बेनेश्वर धाम नामक स्थान पर ये जाखम और सोम के साथ मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं, और इसी को बेनेश्वर धाम भी बोलते हैं। तो इसके बाद में ये नदी आगे निकल जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है ये। सोम और जाखम किसकी सहायक नदी? अभी मैंने नाम लिया तो माही की हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, बैराट की पहाड़ी में किस नदी का उद्गम हुआ है? तो बैराट की पहाड़ी से अभी मैं बता चुका हूँ, बाणगंगा का हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाल की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? जो शिवालय की पहाड़ी है उससे होता है घग्गर नदी का। तो घग्गर नदी शिवाल की हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। और ये हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, असुमिलित है यानी जवाई परियोजना पाली, ठीक है, मानसी बाकल परियोजना उदयपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, तो कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं, कोई असुमिलित नहीं है। इसका मतलब सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37, बीसलपुर परियोजना से किस जिले को पेयजल प्राप्त नहीं होता? आया ना वो प्रश्न जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, जयपुर, अजमेर और टोंक को होता, लेकिन धौलपुर को नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नहर से किन जिलों को सिंचाई परियोजना व पेयजल सुविधा प्राप्त हो रही है? ये प्रश्न कितनी बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आया, इसकी कोई गिनती नहीं है। देखिए, इससे जो सिंचाई होती है वो स्प्रिंकलर के माध्यम से, अर्थात बूंद बूंद पद्धति, से फव्वारा पद्धति बोलते हैं, से होता है। तो राजस्थान के बाड़मेर और जालौर 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र गुजरात के निकटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। इसके बाद देखिए अगला, महाराणा जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। तो ये करवाया था 1687 से 1691। इसकी डेट सेम टू सेम जो आई है, ऐसा प्रश्न कितनी बार मैंने सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आते हुए देखा है, यही प्रश्न डिक्टो। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है। तो राजस्थान में जो जल विभाजक का कार्य करती है वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला देखिए, राजस्थान का औद्योगिक नगर
जो राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है या औद्योगिक नगरी है वो है कोटा। क्या है? कोटा, जिसे शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बालसमंद और कायलाना और उम्मेद सागर झील कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए 43। देखो गडीसर झील कौन सी झील है? जो गडीसर झील है ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है जैसलमेर में। ध्यान रखें एक और झील है गैव सागर, गैव सागर, और जो गैव सागर झील है ये आती है डूंगरपुर में। कहाँ आती है? डूंगरपुर। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और गडीसर झील जैसलमेर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कोयलात झील किस जिले में स्थित है? तो ये तो लड्डू प्रश्न है। कोयलात बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अनाज। अनाज, ए फॉर अजमेर, ना फॉर नागौर और जय फॉर जयपुर। तो यहाँ पर आती है सांभर झील। कौन सी आती है? सांभर झील आती है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पचभद्रा झील किस जिले में स्थित है? तो पचभद्रा जो झील है वो बाड़मेर में स्थित है और यहाँ से 98% शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। और यहाँ की जो खारवेल जाती है वो स्फटिक के माध्यम से क्या बनाती है? नमक बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए डीडवाना झील किस जिले में है? तो डीडवाना नागौर, और इसका जो नमक है कैल्शियम सल्फेट ज़्यादा पाए जाने के कारण, अधिक पाए जाने के कारण इसका नमक खाने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 लूनकरणसर झील किस जिले में है? तो जो लूनकरणसर झील है वो है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। और लूनकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है अत्यधिक मूंगफली उगने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए पोखरण झील किस जिले में स्थित है? तो पोखरण झील किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फलोदी झील किस जिले में स्थित है? तो फलोदी स्थान सुना होगा आपने, जोधपुर में जो सबसे गर्म या शुष्क स्थान है। अगला देखिए अब है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र या स्रोत। तो 100% ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें राजस्थान की 20वीं पशुगणना कब हुई है? तो जो राजस्थान की जो 20वीं पशुगणना वो 2019 में हुई है। तो अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था पशु जो संख्या है 568 लाख, कुछ इस तरह से दे रखा है। और तो ये इसका सही उत्तर है। कितनी पशुगणना की गई है? तो वो 568 है कुल पशुगणना। पहले 5.77 थी वो, ठीक है, और घट गई है। और घटने में जो घटी है वो बहुत बुरी तरह से घटी है। देखो ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना और मूंगफली, तिल किस प्रकार की फसल है? तो इसमें ज्वार और बाजरा दे रखा है 100%। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको पता लगा होगा बाजरा खरीफ का फसल होता है और बाजरा ज्वार के साथ बोया जाता है। जायद की फसल बोई जाती है। तो जायद की फसल है वो मार्च अप्रैल में क्या है? बोई जाती है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान में सर्दी प्रारंभ होने पर कौन सी फसल बोई जाती है? अब सर्दी शुरू हो रही है तो रबी की फसल बोई जा रही है। क्लियर है? रबी में चाहे वो गेहूं की फसल हो और चाहे वो सरसों की फसल हो। अगला क्वेश्चन देखिए पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है और फर्स्ट स्थान है यूपी का। यूपी, हाँ, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान की 20वीं पशुगणना में चिंताजनक कमी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे ज़्यादा चिंताजनक कमी जो आई है वो ऊँटों में और गधों में आई है। ऊँटों में और गधों में आई है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिए गेहूँ, जौ, चना और सरसों सरसों किसकी फसल है? तो सरसों में अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ। ये पिछली बार सेकंड लेवल में जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें सीधा ही फाइट हुआ था। 2021 में जो परीक्षा पोस्टपोन्ड हुई है उसमें पूछा गया था। तो ये रबी की फसल है। गेहूँ, आपको लग रहा है गेहूँ को तो पहचान ही लेंगे आप लोग, और गेहूँ के साथ में जौ बोया जाता है, चना बोया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसलों में सैलेड फसलें आती हैं जिसमें सलाद बनाया जाता है, चाहे खरबूजे हो, तरबूज हो, ककड़ी हो, सभी। तो ये सभी आ जाएंगे इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए यानी निम्न में से किस फसल की बुवाई वर्षा ऋतु के प्रारंभ से और कटाई शीत ऋतु के आरंभ में होती है? तो आपको पता लग गया होगा
ये खरीफ की फसल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? खरीफ की, क्योंकि ये चौमासे में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के किस राज्य में बाजरा, सरसों और गंवार सर्वाधिक उत्पन्न किया जाता है? तो निश्चित रूप से राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जौ व चना की बात कर रहा है, तो जौ और चना में इसका कौन सा स्थान है? तो आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें भी क्या है, इसका द्वितीय स्थान है, और प्रथम स्थान फिर यूपी का है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न। तो पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है, पश्चिमी राजस्थान में बोया जाने वाला सर्वाधिक खाद्यान्न तो 12वां है। तो 12वां क्वेश्चन आपको पता लगा होगा, तो इसमें हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो है मक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख खाद्यान्न फसल। देखिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा इस प्रश्न को दोबारा देखिए। तो ये जो 12वां क्वेश्चन है, तो इसमें बोई जाने वाली जो प्रमुख फसल है वो तो है बाजरा, और जो इसमें क्या नाम है, जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख खाद्यान्न फसल है और उसका नाम है मक्का। ठीक है, इसका उत्तर 13वें में क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कि भाई राजस्थान में जो कृषि का जो पिछड़ापन है उसका कारण क्या है? प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, संगठनात्मक कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, और 15वां, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। आपको पता होगा गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है? तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। 16, तो इसमें है तीसरा, 100 यानी 17.5 लाख हेक्टेयर। तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, 17वां, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं व ट्यूबवेलों से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? ये तो 100% है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएं व ट्यूबवेलों से होती है राजस्थान में। तो ये आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 66%। कितनी है? 66%। तो कुएं व जो ट्यूबवेल हैं इनसे सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में, वो भी 66%, 2/3 है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नहरों द्वारा करीबी सिंचाई होती है, तो नहरों द्वारा कितनी सिंचाई होती है? 18 क्वेश्चन है, तो हो जाएगी 33%। नहरों द्वारा 66 का आधा 33, इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितने प्रतिशत फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? जो फसली क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत सुविधा उपलब्ध है ये आपको देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 35%। राजस्थान में कितने प्रतिशत फसली सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? और वह है 35%, 35। इसके बाद देखेंगे 20 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल जून जुलाई में काटी जाती है? तो जून जुलाई में जो काटी जाती है उसकी बात कर रहा है। तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जून जुलाई में कौन सी काटी जाती है? जायद की फसलें। कौन सी फसल? क्योंकि मार्च अप्रैल में जो बोई जाती है वो जून जुलाई में काट ली जाती है, वो है जायद की फसलें, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज आदि। तो बात कर लेते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान की 20वीं पशुगणना में कमी हुई है, तो कमी किस में हुई है? गाय में, भैंस में, भेड़ एवं बकरियों में और मुर्गियों में। तो किस में कमी हुई है? 21। तो निश्चित रूप से भेड़ बकरियों में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि भेड़ बकरियां अत्यधिक मात्रा में हैं राजस्थान में पशुधन में, तो इसमें भी कमी दर्ज की गई है। और चिंता का जो विषय है वो है ऊँट और गधों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो सबसे ज़्यादा घटी है, किस राज्य को खनिजों का अजैवा घर कहा जाता है? तो राजस्थान को खनिजों का अजैवा घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लगभग कितने प्रकार की खनिजों से का खनन किया जाता है?
तो ये किया जाता है 67 प्रकार का, कितना 67, 67 प्रकार का खनिजों का दोहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा रॉक फास्फेट। कौन सा हो जाएगा? रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट कई बार पेपर में पूछा गया है। ये झामर कोटड़ा उदयपुर की खान से निकाला जाता है। झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा, जो झामर कोटड़ा है और झामर कोटड़ा उदयपुर से ये क्या है? रॉक फास्फेट निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खनिज का राजस्थान पर एकाधिकार नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, तो सीसा जस्ता, जिप्सम चांदी, संगमरमर और कोयला। तो कोयला पर एकाधिकार नहीं है, ध्यान रखें, कोयला से राजस्थान का हाथ तंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो 100% कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि तभी सहायक है तब राजस्थान में वर्षा होगी, अन्यथा सहायक नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन है? तो कितना प्रतिशत पशुधन है? तो ये दिखा रखा है इसमें, ये थोड़े पुराने डाटा हैं। और 27 का जो क्वेश्चन है वो है 11.727%। यानी इसका मतलब है राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत पशुधन है? तो ये ठीक है, 11.7 है। अगर ये कह रहा है कि जनगणना के अनुसार, पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कितने लाख पशु हैं, तो 5.68 बता रहा था ना मैं आपको, लाख, इस तरह से, ये तो ठीक है। और ये क्या है? प्रतिशत है, 11.27, 11.27, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में कौन सी फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है? जो कौन सी फार्मिंग है जो तेजी से बढ़ रही है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। और इसमें है पेट्रोल फार्मिंग, सिल्वी फार्मिंग और है बिटी फार्मिंग। तो 28, तो इसका उत्तर क्या है? तो ये हो जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, इसी को बोला जाता है मुर्गी पालन। क्या बोलते हैं इसको? मुर्गी पालन। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखना इसका। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग अर्थात मुर्गी पालन। 29, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार किन जानवरों में मामूली वृद्धि हुई है? तो मामूली वृद्धि की बात कर रहा है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़ आदि। तो 29 में कह रहा है मामूली जो वृद्धि की गई है वो गाय और भैंस में की गई है, मतलब मामूली वृद्धि, राइट, वृद्धि हुई है इनमें। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है? तो मरुस्थल की बात कर रहा है, तो मरुस्थल अब आपको 40%, 60%, 67 और 61, जब आपको 61 दिया गया तो 61% क्या है? मरुस्थली भूभाग है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, चैप्टर नंबर 9वां चैप्टर है और 9वें चैप्टर का प्रश्न देख लीजिए। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कर रहा है? तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। कितने हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे, और एक कक्षा से लेकर के और 8वीं कक्षा तक की ये बात करता है। अगला क्वेश्चन देखना, किस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में स्कूल की स्थिति को समझा और देखा जा सकता है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ज्ञान दर्पण पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल, शाला दर्शन पोर्टल, और इनमें से कोई नहीं। तो 9वें में क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो 9वें का हो जाएगा शाला दर्पण। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, तो वेरी मोस्ट लिख लेना इस पर। राजस्थान में स्कूलों की स्थिति जानने के लिए शाला दर्पण, आपने अगर बीएड की होगी तो इस पर भी आपने कुछ काम किया होगा ना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार किन के लिए दिए जाते हैं? तो इंदिरा प्रियदर्शनी जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं बालिकाओं के लिए। और एक और है जो गार्गी जो पुरस्कार है वो भी बालिकाओं के लिए ही दिए जाते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी जो पुरस्कार वो बालिकाओं के लिए दिए जाते हैं, और गार्गी जो सम्मान है वो भी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। और ये भारत की जो साक्षरता दर है वो है 73%, 73। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान की पशु साक्षर यानी पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यानी जो पुरुष साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो है 79.19। तो बिल्कुल ठीक है, 79.19 है। और महिला साक्षरता है 52.1%। चलो कोई नहीं, आगे देख लेते हैं इसको भी। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है? तो इसमें दे रखा 12 है, यानी 52.12%। तो बिहार के बाद सबसे कम साक्षरता राजस्थान की है। राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर हो गया 7वां। तो निश्चित रूप से 1000। क्या है? 1000। तो आपको पता लगा होगा राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात कर रहा है। तो 1000 लोगों की संख्या है तो वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र लगाया जाएगा। आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा नंबर। तो आपातकालीन जो एम्बुलेंस सुविधा नंबर है वो है 108। कितना है? 108। आपने देखा होगा धन्वंतरी पर लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर प्रारंभिक क्या है? प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का, ये हो जाएगा 30,000 लोगों पर। कितने लोगों पर? 30,000 लोगों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नहीं है? तो नहीं की बात कर रहा, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय नहीं है, वो कौन सा स्थान है? तो 10वां प्रश्न है, तो हो जाएगा दौसा और टोंक। दौसा और टोंक में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नहीं है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर इन सब में है। ठीक है, यानी अभी तक के संभागों की बात कर रहा है, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो इसका मतलब भरतपुर संभाग में भी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा है। तो ये 11वां प्रश्न था। तो इसमें क्या है? 2 यानी 1000 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1000 पर। और इसके बाद में देखिए, दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 12वां क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा। औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा। 13वां क्वेश्चन है, बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए किस विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है? तो वो है डाक विभाग। कौन सा हो जाएगा? डाक विभाग है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां, राजस्थान के किस रियासत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी? तो देखिए, बीकानेर रियासत, कोटा रियासत, जयपुर रियासत और भरतपुर रियासत। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत। कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में चलाई गई थी सबसे पहले, क्योंकि जो रेल चलाई गई थी आगरा फोर्ट टू बांदीकुई चलाई गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी 1874 को, अप्रैल 1874 को, आगरा फोर्ट टू बांदीकुई। क्वेश्चन भी आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1964। इसके बाद देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए, किताबों में यही मेंशन है, बदला हुआ नहीं है। अगर पेपर में पूछेगा तो यही पूछेगा वो NH-15। कौन सा है? NH-15 सबसे लंबा है। और छोटा आपको पता लग जाएगा 71B। आ गया ना? राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 71B। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो सर्वाधिक लंबाई सड़कों की वो है जोधपुर में। लेकिन करंट में इनकी स्थिति बदल चुकी है। और लेकिन अगर किताब में से पूछेगा प्रश्न तो 100% इन्हीं में से पूछेगा। राजस्थान में सड़क की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? न्यूनतम की बात कर रहा है तो हो जाएगा धौलपुर में। कौन से में? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? तो राजस्थान में भारतीय रेलवे के 2 जोन हैं। कितने हैं? 2। तो 2 जोन कौन कौन से हैं ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
एक तो है उत्तर पूर्वी और एक है पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा है? उत्तर पूर्वी और एक है पश्चिम मध्य रेलवे। तो दो जोन है और सबसे बड़ा जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है, जो जयपुर में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? तो रेलवे मंडलों की बात कर रहा है, तो रेलवे मंडल कितने हैं? तो रेलवे मंडलों की संख्या है 3। तो रेलवे मंडल क्या है इसमें? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 22वां क्वेश्चन है और 22 में हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो 5 रेलवे मंडल हैं। कितने हैं? 5। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। तो निश्चित रूप से देखिए, अगर संभाग की बात करें तो भरतपुर में नहीं है, भरतपुर और उदयपुर, इस तरह आपको ध्यान रख लेना है। अगर रेल मंडल नहीं है तो संभाग 7 हैं, जिनमें से भरतपुर में नहीं है और उदयपुर में नहीं है, बाकी सब में है, बीकानेर में है, कोटा में, इन सब में है, ठीक है। समझ गए होंगे अब इसी बात से। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? तो देखिए ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रेलवे प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। 23 यानी पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, जो पश्चिम मध्य रेलवे प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण केंद्र क्या है? प्रशिक्षण केंद्र तो यह है रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर का। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जिला वायु सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो यानी वायुयान कहाँ पर नहीं है? जयपुर और जोधपुर, उदयपुर और कोटा, अजमेर और पाली। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा आपका? तो 24वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 24वां। और 24 में का हो जाएगा 4। तो पाली में कोई सेवा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वो है सांगानेर हवाई अड्डा, क्लियर है। और सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में। तो ये 14वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो कौन सा है? बीकानेर जैसलमेर, सूरतगढ़ बाड़मेर, फलौदी और रातानाडा। तो ये सभी वायुयान के अधीन आते हैं, क्लियर है। 26 हो गया। अब इसके बाद में लोक संस्कृति एवं कला, ये 10वां चैप्टर है और अंतिम चैप्टर आखिरी। प्रश्न देखिए, गण व गौर शब्द किनके सूचक हैं? गण व गौर किसके सूचक हैं? देखिए, गण शिव का और गौर पार्वती का सूचक है। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कजली तीज, सातुड़ी तीज ये कब मनाई जाती हैं? तो निश्चित रूप से ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। जो दूसरा ऑप्शन होगा इसका हो जाएगा 3, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये बूंदी है और बूंदी में क्या है, यानी जो ये बूंदी में है ये निश्चित रूप से। और बूंदी की जो तीज है ये बूंदी में मनाई जाती है। इसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज भी कहा जाता है। और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, और एक और मैं प्रश्न बता देता हूँ कि जो तीज है और तीज कहाँ की प्रसिद्ध, जो ये तीज है और तीज सबसे जो छोटी तीज है ये श्रावण मास में और जयपुर की है, निश्चित रूप से प्रसिद्ध भी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी को कहाँ पर मेला लगता है? तो ये 2 जगह लगता है मेला, ये भी आप अच्छे से समझ लेना। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में और बल्लभ नगर कस्बा उदयपुर में, यानी 2 जगह लगता है शीतलाष्टमी का। अर्थात जिसको बासी भोजन का भोग चढ़ाया जाता है शीतलाष्टमी, जो शीतला माता है, तो एक तो लगता है चाकसू जयपुर में और एक तो लगता है बल्लभ नगर उदयपुर में। अगला देखिए, अक्षय तृतीया किस माह में आता है? तो अक्षय तृतीया किस माह में आता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और वैशाख शुक्ल तृतीया और भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो चौथे में हो जाएगा तीसरा, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया। देखिए, इसको हम बोलते हैं अबूझ साया, या इसे कहते हैं कि जब कहीं साया निकलता नहीं है तब हम इसका शादी या विवाह रख लेते हैं, अबूझ साया बोलते हैं इस दिन को, ठीक है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट लाइन थी। पुष्कर मेला कहाँ भरता है? तो पुष्कर मेला देखिए
कब भरता है? कार्तिक अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन अमावस्या और फाल्गुन पूर्णिमा। तो पांचवा क्वेश्चन है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये भरता है मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केला देवी मेला करौली में भरता है, बिल्कुल ठीक है। वैष्णो धाम डूंगरपुर में, खाटू श्याम जी का सीकर और बाबा रामदेव जी का मेला। तो छठवां क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से ये बीकानेर में नहीं भरता है, ये भरता है रुनेचा जैसलमेर, रुनेचा रुड़ेचा जैसलमेर में। कहाँ भरता है? रुनेचा जैसलमेर में भरता है ये बाबा रामदेव का मेला, बीकानेर में नहीं भरता है। जबकि खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। अगला क्वेश्चन, लक्खी मेला कब लगता है? तो लक्खी मेला है ये केला देवी के मेले को ही लक्खी मेला बोलते हैं, और ये चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसी में वो गीत गाए जाते हैं लांगुरिया, वो आपने सुना होगा ना कि घुटमन खेले लांगुरिया, भवन में खेले लांगुरिया, अरे दो दो जोगिनों के बीच अकेलो फंस गए लांगुरिया। सुना ना आपने? चलिए बहुत अच्छे। देखिए अब है आठवां क्वेश्चन, कोटा में किसके समय दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक मनाया गया? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दशहरा का आता भी है। दुर्जन साल, उम्मेद सिंह, फतेह सिंह, महावीर सिंह। तो आंसर हो जाएगा आठवें का उम्मेद सिंह के समय में। किस समय में? उम्मेद यानी उम्मीद है, हर्षोल्लास से मनाया जाएगा दशहरा। आप याद रख लेना आराम से, है ना। तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। जो पश्चिमी राजस्थानी की जो प्रतिनिधि बोली नहीं है, तो मारवाड़ी और मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, अहिरवाटी। तो कौन सी नहीं है? नौवां क्वेश्चन, तो इसकी नहीं है अहिरवाटी। क्या नहीं है? अहिरवाटी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी राजस्थानी भाषा के प्रतिनिधि बोलियां किनकी है? तो कितनी है? तो पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी है? तो 10वां क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 2। कितनी है? 2 है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। तो जो 10वां जो है पूर्वी राजस्थानी भाषा के प्रतिनिधि बोलियां कितनी है? तो ये हो जाएंगी 4। कितनी है? 4। ढूंढी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थानी भाषा की हैं। ढूंढी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, 4 है ना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर सही सुमेलित नहीं है तो पूछ रहा है जीन माता, सीकर, भरतरी, भरतपुर, डिग्गी मालपुरा, टोंक, तेजाजी, परबतसर, नागौर। तो देखिए ये वाला जो आंसर है, जो सेकंड वाला, ये भरतरी का मेला जो है वो अलवर में लगता है। कहाँ लगता है? अलवर। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और अलवर में लगता है, ना कि भरतपुर में। उदयपुर में किसने हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत की थी? तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो ये की थी फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने हरियाली अमावस्या की शुरुआत की थी। अब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में कब लगता है? तो वो लगता है रज्जब माह में। कब लगता है? रज्जब माह में, 1 रज्जब से 6 रज्जब। आता भी है पेपर में। तो किस मंदिर में काले सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो 14 हो जाएगा। तो ये है करणी माता देशनोक, और यहाँ के लोग जो काबे हैं, जो चूहे हैं, इनको अपने पूर्वज मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो फाल्गुन माह में, वैशाख माह में, चैत्र माह में और श्रावण मास में। तो ये लग जाएगा पहला फाल्गुन माह में, और फाल्गुन माह में ये लगता है यानी 10वीं से द्वादशमी, यानी 10वीं से द्वादशमी। पता लग गया होगा, 10 और 12 मैंने इसलिए लिखा है, 10वीं से द्वादशमी को लगता है। अगला देखिए, बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो ये लगता है भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास में लगता है, और ये लगता है शुक्ल पक्ष। कब लगता है? ये 16 माह है, शुक्ल पक्ष 2 यानी 2वीं से 11वीं, 2वीं से 11वीं, द्वितीया से 11वीं तक लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाऊदी बोहरा समाज का आस्था केंद्र, दाऊदी बोहरा समाज का आस्था केंद्र है, तो वो है गलियाकोट डूंगरपुर में।
कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो जो फ़खरुद्दीन मौला की जो मज़ार है वो कहाँ पर है? 18, तो वो है गलियाकोट में। और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। और एक है सगवाड़ा डूंगरपुर, कहाँ पड़ता है? सगवाड़ा डूंगरपुर, तो सगवाड़ा डूंगरपुर में ये लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, तो गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो गोगा मेंडी हनुमानगढ़ 19, तो गोगा मेंडी हनुमानगढ़ में लगता है। और निश्चित रूप से गोरखनाथ जी से ये क्या थे? प्रभावित थे गोगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से लोक देवता राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं हैं? तो पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? तो इसके लिए एक ट्रिक है, हमारा गोपाल, हमारा गोपाल, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। है फोर हड़बू जी, माफोर मांगलिया मेहा जी, और राफोर रामदेव जी, गैफोर गोगा जी, पाफोर पाबू जी। तो देखिए रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, मेहा जी हैं, हड़बू जी हैं, गोगा जी हैं, लेकिन तेजा जी इसका उत्तर होगा, क्योंकि तेजा जी अपनी ट्रिक में कहीं नहीं है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमलित नहीं है? तो सही सुमलित नहीं है, पाबूजी मंदिर जोधपुर, दादू दयाल संप्रदाय नारायणा गांव जयपुर, जसनाती संप्रदाय कतियासर बीकानेर, और ये कह रहा है श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ जयपुर। देखिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। पाबूजी का तो जोधपुर में कोलीमुंड फलूदी जोधपुर, ठीक है, लेकिन इसका नहीं है श्रद्धानाथ जी का आश्रम। और इसका आश्रम फिर कहाँ पड़ता है? 21 क्वेश्चन है, और ये पड़ता है लक्ष्मणगढ़ सीकर में, ना कि लक्ष्मणगढ़ जयपुर में। ठीक है, ये सीकर में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो पाबूजी, ऊँटों के देवता पाबूजी। अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई के संबंध में गलत कथन है, तो देख लीजिए एक बार। मीराबाई का जन्म कुर्की ग्राम मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था, ठीक बात है। मीरा का विवाह मेवाड़ यानी मेवाड़ सिसोदिया वंश के राजा भोजराज, जो राणा संग्राम सिंह के पुत्र थे, हुआ था। मीराबाई भगवान राम की पूजा करती थी, और मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में हुआ था। तो आपको पता होगा ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करती थी, ये करती थी कृष्ण भगवान की। समझ गया आप मेरी बात को? कृष्ण जी की पूजा करती थी, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू दयाल की अकबर से भेंट कब हुई थी? तो देखो ये प्रश्न 2016 की जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें सीधा फाइट किया गया था, और ये था 1585 में। यानी दादू दयाल की अकबर से भेंट फतेहपुर सीकरी में हुई थी, और इसी पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया था कुम्मन दास महोदय ने। कुम्मन दास ने एक लाइन बोली थी, वेरी नाइस लाइन है, कि संतों का सीकरी सो काम, संतों का सीकरी सो काम, आबत जात पन्हैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। तो ये सेकंड ग्रेड में सीधा ही फाइट हुआ था हिंदी वाली परीक्षा में। ये प्रश्न जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लाइन ही पूछी गई थी, किसकी लाइन और किसके लिए कही गई हैं। अब देखिए एक बार, तो जम्बो जी के संबंध में सत्य कथन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसका जन्म विक्रम संवत 1508 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपरासर नागौर में हुआ था, और जम्बो जी का समाधि स्थल मुकाम में स्थित बीकानेर में है। तो ये इसके सारे ऑप्शन ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे 26 के बाद देखते हैं, शेखावटी क्षेत्र के संत जो स्वयं अशिक्षित होते हुए भी जन जन शिक्षा की अलख जगाई थी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है, और इसका उत्तर हो जाएगा श्रद्धानाथ जी। और श्रद्धानाथ का जो आश्रम है लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। श्रद्धानाथ जी का कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल कटराथल के लिए प्रसिद्ध है? अब बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस। सांगानेर जयपुर, बगरू जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़ और आसोत्रा बाड़मेर। तो कुछ समझ नहीं आया, दोबारा देखिए। निम्न में से कौन सा स्थल काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है? और काष्ठकला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, काष्ठकला बस्सी चित्तौड़गढ़। तो निश्चित रूप से ठीक है ये प्रश्न। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी अच्छा प्रश्न है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए 28। तो यह है जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी का काम कहाँ होता है? जेठाना डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 29।
लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतलियों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो 29, तो इसका हो जाएगा उदयपुर में। कठपुतलियों का निर्माण कहाँ होता है? उदयपुर में, बिल्कुल ठीक है। 29 के बाद में देखिए 30, मिट्टी से मूर्ति तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करने की या उन्हें पकाने की जो कला है वो कहलाती है टेराकोटा। क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। और टेराकोटा एक जगह की नहीं, दो जगह की नहीं, 3 जगह की प्रसिद्ध है। जरा कहाँ कहाँ की? मोलेला, मोलेला एक। सेकंड नंबर अलवर, अलवर कागजी टेराकोटा बोलते हैं इसको, अलवर की को। और एक है बाड़मेर, बाड़मेर। तो ध्यान रखें 3 जगह है ये टेराकोटा। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं है, ब्लू पाटरी जयपुर, ब्लैक पाटरी कोटा, सुनहरी पाटरी बीकानेर, कागजी पाटरी अलवर, और इनमें से कोई नहीं। तो 31 का हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखें। इनमें से आएगा प्रश्न, किताबों को रटना छोड़ देना। राजस्थान में लाख का काम किया जाता है, तो लाख का काम जयपुर और जोधपुर दोनों जगह होता है। ध्यान रखें, लाख का काम जयपुर और जोधपुर दोनों जगह होता है। और लाख की चूड़ियों को मुखड़ी कहा जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध, जो जड़ाऊ गहने हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो क्या प्रसिद्ध है इसके लिए? तो जड़ाऊ गहने के लिए सभी क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तो निश्चित रूप से जो एक 34वां क्वेश्चन है, तो मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ होता है? जो मूल्यवान पत्थर हैं उनको तराशने का काम कहाँ होता है? 34, तो ये होता है जयपुर में। कहाँ पे होता है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी का काम थेवा कला, तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, लिख रहा होगा। तो प्रतापगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। अब होगा तो निश्चित रूप से ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। हाँ, अंतिम प्रश्न था। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और निश्चित रूप से हम इसके बाद में एक नया लेक्चर होगा 7th क्लास में। अगर 7th क्लास एक बार में पूरा होगा तो ठीक, नहीं तो 2 चैप्टर में आपको 100% पूरा कराएंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। तो मौका मिलेगा तो हम आपको ज़रूर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे रहना और बहुत अच्छी तैयारी करना, और अपने माँ बाप को, अपने होने वाले सगे संबंधियों को प्रसन्नचित्त करना, मेरी ऐसी आपसे कामना है।